सुर्ख रंग का टीका माथे पर सजाए अनाबिया ने आईने में उभरते अपने अक्स को देखा और शर्मा गई। बेहद हसीन लग रही थी। महंगा कामदार सुर्ख रंग का अरूसी जोड़ा पहने उसका रूप ही निराला था। जिस रोज़ तुम मेरे नाम का जोड़ा पहनोगी, अल्लाह जाने उस रोज़ तुम्हें देखकर खुद पर काबू कैसे रख पाऊंगा। तुम तो सादगी में भी कयामत का हुस्न रखती हो। दुल्हन बनकर तो मार ही डालोगी मुझे। उस रोज़ तुम्हें पता चलेगा कि मेरी मोहब्बत की शिद्दत क्या है। अनाबिया के कानों में शहरोज खान की सरगोशी गूंजी। वो बेइख्तियार सुर्ख पड़ गई। पूरे खानदान से लड़कर आज वो अपनी मोहब्बत को पाने जा रही थी, और लड़ती भी क्यों ना। शहरोज खान की दीवानगी भरी मोहब्बत ने उसे ज़मीन से उठाकर सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। उसे माँ बाप, बहन भाई, रस्मों रिवाज कुछ याद ना रहा था। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गई थी कि शहर में पली बड़ी होने के बाद वो शहरोज़ खान के कबायली रस्म व रिवाज को कैसे समझ पाएगी। उसकी निगाहों में तो बस शहरोज़ खान का वजी सरापा घूम रहा था, और उसके वो मोहब्बत भरे अल्फाज जो वो दिन रात अनाबिया से कहा करता था, हाथों में चूड़ियाँ पहनते हुए। अनाबिया ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक सी गई। शायद मौलवी साहब निकाह के लिए आ गए हैं। अनाबिया का दिल एक लम्हे के लिए घबरा सा गया। दरवाज़ा खुला, मगर अंदर दाखिल होने वाला शख्स मौलवी नहीं, अनाबिया की माँ थी। सफ़ेद रंग के लिबास में उनकी आंखें रोई रोई सी थीं। उनके चेहरे पर बेटी को ब्याहने की कोई खुशी नहीं थी। अनाबिया यकटुक उन्हें देखे गई। धीरे धीरे चलती वो अनाबिया के सामने आ खड़ी हुई। एक दफ़ा फिर सोच लो अनाबिया, शहरोज़ खान जैसा तुम्हें नज़र आता है ना, वो हकीकत में वैसा नहीं है। तुम उसकी झूठी मोहब्बत के जाल में फंस रही हो। मैं और तुम्हारा बाप इस रिश्ते पर राज़ी नहीं है, मगर तुम्हारी ज़िद के आगे हम लोग मजबूर हो चुके हैं। वो बारात लेकर आ चुका है, मगर उसके साथ उसकी माँ नहीं है। वो अपनी खाला को लाया है। यहीं से सोच लो कि तुम्हारी उसके घर में क्या हैसियत होगी। माँ की बात पर अनाबिया के चेहरे पर अचानक झुंझलाहट नमूदार हुई। कैसी माँ हैं आप? रुखसती से थोड़ी देर पहले अपनी बेटी को बद्दुआएं दे रही हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी ज़िद है, मगर शहरोज़ खान मुझे बेहद मोहब्बत करता है। वो शादी के चंद रोज़ बाद ही आपको पता चल जाएगा। शहरोज़ खान मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, और शादी के चंद रोज़ बाद ही आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी खुश हूँ। अनाबिया ने तल्ख लहजे में कहा तो उसकी माँ खामोशी से उसे देख कर रह गई। पछताओगी तुम अनाबिया। वो इतना कहते हुए पलटकर कमरे से चली गई। अनाबिया जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। थोड़ी ही देर बाद मौलवी साहब कमरे में आए। अनाबिया ने खुद को संभाल लिया था। यह एहसास ही बहुत ताकतवर था कि आज वो अपने वजूद पर शहरोज़ खान को दस्तरस देने वाली थी। उसकी दीवानगी भरी सरगोशियाँ फिर से अनाबिया के कानों में गूंजने लगी। उसका दिल धड़कने लगा। निकाहनामे पर दस्तखत करने से पहले सिर्फ एक लम्हे के लिए उसके हाथ कँपाए। उसने सर उठाकर सामने देखा। बूढ़े बाप के कंधे झुके हुए थे। माँ तो अंदर आई ही नहीं थी। दिल कड़ा करके अनाबिया ने दस्तखत कर दिए, और यकलक जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। वो अनाबिया शेख से अनाबिया शहरोज़ खान बन गई। मौलवी नीचे जा चुका था। थोड़ी ही देर के बाद रुखसती का शोर बुलंद हुआ। अनाबिया का दिल खुश्क पत्ते की तरह लरज़ रहा था, मगर माँ से मिलते हुए उसने पूरी कोशिश की कि आंख से एक आंसू बिना टपके। वैसे भी साथ खड़े शहरोज़ खान की पुरशोक निगाहें उसे नर्वस किए जा रही थी। गाड़ी में बैठने से पहले शहरोज़ खान ने आगे बढ़कर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला तो घूंघट के पीछे अनाबिया मुस्कुरा दी। ऐसा ही तो था वो, शिद्दत के साथ मोहब्बत दिखाने वाला, हमेशा उसका ख्याल रखने वाला। गाड़ी में उसके बराबर बैठते शहरोज़ खान ने उसकी जानिब झुकते सरगोशी की। कयामत ढा रही हो तुम, न जाने कब तुम्हें करीब से देख पाऊंगा। अनाबिया के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। गाड़ी अनजाने रास्तों पर रवां दवां थी। पूरा रास्ता वो शहरोज़ खान की नज़रें खुद पर महसूस करती रही। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी एक शानदार घर के सामने रुक गई। अनाबिया चौंकी। शहरोज़ खान उसे लेकर अपने कबीले क्यों नहीं गया था? वो यहीं शहर में क्यों ठहर रहा था? शहरोज़ खान ने शायद उसकी आंखों का सवाल पढ़ लिया था। आ जाओ, ये मेरे दोस्त का घर है। हम सुबह गांव के लिए निकलेंगे, अभी बहुत रात हो चुकी है। शहरोज़ खान की बात पर अनाबिया ने समझते हुए सर हिलाया और बाहर निकल आई। थोड़ी ही देर के बाद उसे एक सजे सजाए कमरे में बेड पर बिठा दिया गया। उसके चारों जानिब उसका सुर्ख कामदार लहंगा बिखरा था। धड़कते दिल के साथ वो कमरे में आराइश का जायज़ा लेने लगी।
सेज बेहद खूबसूरती से सजाई गई थी। सुर्ख फूलों की महक ने पूरे कमरे को मुअत्तर कर रखा था। तभी दरवाज़ा खुला और भारी कदमों की चाप अंदर आती महसूस हुई। बेसाख्तिया अनाबिया का सर थोड़ा झुक गया। यकीन नहीं आता, आज आसमान की हूर मेरे सामने उतर आई है। शहरोज़ खान कोहनी के बल अनाबिया के सामने लेटते हुए बोला। अनाबिया मुस्कुरा दी। शहरोज़ खान ने हाथ बढ़ाकर उसका सुर्खिनाई हाथ थाम लिया था। अनाबिया का दिल धड़क उठा। वो उसके हाथों को थामे उसकी मेहंदी का जायज़ा ले रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने अपनी जेब से एक सुर्ख मखमली डबिया निकाली और उठ बैठा। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा है। जानती हो ये हीरा किस कदर महंगा है? सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली रूस से मंगवाया। शहरोज़ खान ने भारी लहजे में कहा। अनाबिया का दिल धड़क रहा था। वो आज रात अपने ससुराल जाना चाहती थी। जानती थी कि शहरोज़ की माँ इस रिश्ते पर खुश नहीं है। वो पहली रात ही उन्हें राज़ी करना चाहती थी, मगर शहरोज़ उसे यहाँ शहर में अपने दोस्त के घर ले आया था। शहरोज़ की बेबाकियाँ बढ़ रही थीं। तभी अनाबिया ने उसे कंधों से थामा। मेरी बात सुने। अनाबिया की बात पर मखमूर निगाहों से उसे देखते शहरोज़ खान ने पूछा। क्या बात है? सारी बातें सुबह कर लेना ना। शहरोज़ खान की बात पर अनाबिया ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, सुबह नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपके घर के हालात कैसे थे। आपके कबीले वाले तो बहुत सख्त मिजाज हैं। क्या वो मुझे कबूल कर लेंगे? मैं एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। कबीले के रस्म व रिवाज मेरे लिए बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं चाहती हूँ आप मुझे उनके बारे में बताएं, ताकि कल जब मैं जाकर उनसे मिलूं तो उन्हें मैं अच्छी लगूं। अनाबिया की बात पर शहरोज़ खान ने मुस्कुरा कर उसे देखा और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर आई बालों के एक लट को पीछे हटाने लगा। ठीक है, ये सब कल की फिक्रें कल पर छोड़ दो। आज की रात को बर्बाद मत करो। लापरवाही से कहते शहरोज़ खान ने उसके कानों में पहना आवेज़ा उतारा। अनाबिया नर्वस सी होने लगी, मगर उसे अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा याद आया। न जाने क्यों वो चाहकर भी शहरोज़ खान की दीवानगी भरी कुर्बत में खुश नहीं हो पा रही थी। उसने उस दिन का हमेशा इंतज़ार किया था जब शहरोज़ खान ने उसे कॉलेज में पहली दफ़ा देखा और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तब से ही वो बस इसी इंतज़ार में थी कि कब वो उसकी बीवी बनेगी और उसकी तमाम तर मोहब्बतों की हकदार होगी। और आज जब वो दिन आया था तो वो रंजीदा थी, क्योंकि उसके वालिदैन ने जिस बुझे दिल के साथ उसे रुखसत किया था, वो चाहकर भी उस मंज़र को नहीं भूल पा रही थी। वो चाहती थी शहरोज़ खान उसे तसल्ली दे और बताए कि वो उसके साथ मिलकर उसके वालिदैन को राज़ी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वो उसका शोहर है और उसे खुश देखना उसकी ज़िम्मेदारी है। मगर शहरोज़ खान को तो जैसे किसी बात के करने में दिलचस्पी ही ना थी। वो तो बस लम्हा ब लम्हा उसके करीब होना चाह रहा था। अनाबिया ने एक दफ़ा फिर उसे रोकना चाहा तो वो झुंझला गया। क्या बात है यार, कहा तो है कि बातें सुबह कर लेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हें अपने वालिदैन से ज़्यादा मेरे वालिदैन प्यारे हैं। तुम्हें रस्म व रिवाज की फ़िक्र है। तुम्हें बस मेरी ही फ़िक्र नहीं, ना तुम्हें मेरी किसी चाहत का कोई एहसास है। शहरोज़ खान के चेहरे पर नाराज़गी उभरने लगी तो अनाबिया ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। वो जानती थी नाराज़ होने के बाद वो इतनी जल्दी माना नहीं करता, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अब शहरोज़ से कोई और बात नहीं करेगी। ना चाहते हुए भी उसे ये महसूस हो रहा था कि शहरोज़ जैसे बस उसके करीब होने के लिए शादी करने का ख्वाहिशमंद था, मगर उसने अपने दिल को समझा लिया कि ये उसका जायज़ और शरई हक़ है। मैं उसे उसके हक़ से महरूम नहीं रख सकती। अनाबिया ने खुद सपुर्दगी के आलम में शहरोज़ के कंधे पर सर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। रात भीगती रही और सुबह का उजाला नमूदार हुआ। सुबह अनाबिया की आंख खुली तो पर्दों से छन छन कर रोशनी अंदर आ रही थी। गुज़िश्ता रात उसे याद आई तो बेसाख्ता उसके लबों पर एक शर्मगी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने करवट मोड़ कर देखा। शहरोज़ लापरवाही भरे अंदाज में सो रहा था। अनाबिया चुपके से उतरकर वॉशरूम में चली गई। कपड़े तब्दील करके वो बाहर निकली तो शहरोज़ जाग चुका था। हाथ में मोबाइल लिए उसी को ही देख रहा था। गुड मॉर्निंग, अनाबिया ने मुस्कुराते उसे कहा। मोबाइल पर नज़रें जमाए जमाए ही शहरोज़ ने उसे जवाब में गुड मॉर्निंग कहा था। हाँ गुड मॉर्निंग, मैंने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है। थोड़ी ही देर बाद नाश्ता आ जाएगा। जल्दी से नाश्ता करके हमें निकलना है। गांव यहाँ से काफ़ी फासले पर है। हमें जाते जाते अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। शहरोज़ ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। अनाबिया की मुस्कुराहट सिमट सी गई। शहरोज़ के चेहरे पर गुजरने वाली रात के खूबसूरत लम्हात का कोई तासुर नहीं था। अनाबिया को हैरत सी हुई। रात जिस तरह वो उससे अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, अनाबिया को लग रहा था कि वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है। उसने अपने ख्यालात को झटका। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुलाजिम नाश्ता ले आया था। उसने अंदर आकर टेबल पर नाश्ता रखा और तभी
शहरोज़ की निगाह अनाबिया पर गई। ये तुमने कैसे अजीब से कपड़े पहन लिए हैं? ये शहरी तरह के कपड़े हैं, कोई और लंबा और खुला सा लिबास पहन लो और ऊपर बड़ी सी चादर ले लो। हमें गांव में जाना है, वहाँ कबीले की औरतें इस तरह के तंग और फिटिंग वाले कपड़े पसंद नहीं करती। शहरोज़ ने अजीब से अंदाज में कहा तो अनाबिया ठिठक गई। उसे शर्मिंदगी सी हुई। फिर उसने अपने कपड़ों का जायज़ा लिया, मगर उनमें उसे ऐसी कोई काबिल एतराज़ बात नज़र नहीं आई थी। आस्तीनें भी पूरी थी, कमीज़ भी लंबी थी, बस पाजामा ज़रा तंग था। मगर वो सर हिलाते वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर के बाद वो लिबास बदल कर एक ढीला ढाला सा ड्रेस पहनकर बाहर आई। शहरोज़ नाश्ता करने में मगन था। और अनाबिया खामोशी से आकर उसके सामने बैठ गई। वो चाहती थी शहरोज़ उसकी तारीफ़ करे, बिल्कुल जिस तरह रात को वो पागल हो रहा था वैसे ही अपना पागलपन दिखाए। मगर शहरोज़ तो मोबाइल में बिज़ी था। थोड़ी देर तक वो नाश्ता करता रहा, फिर अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। हाँ हाँ गुलशेर, आ गए तुम गाड़ी लेकर? हाँ बस चलो मैं आ रहा हूँ। शहरोज़ ने उजलत में कॉल काटी और अनाबिया को देखकर कहा, अभी तक बैठी नाश्ता कर रही हो यार, चलो उठो भी, घर जाना है। शहरोज़ ने उकताई लहजे में कहा। अनाबिया ने वहीं नाश्ता छोड़ दिया और जल्दी से उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर के बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे गांव की सिमत जा रहे थे। गाड़ी शहरोज़ ड्राइव कर रहा था। अनाबिया साथ वाली सीट पर खामोश बैठी थी। वो चाहती थी कि जाने से पहले एक दफ़ा अपने वालिदैन से मिल ले, मगर शहरोज़ के चेहरे पर इतने अजीब तासुरात थे कि वो उसे मुखातिब भी नहीं कर पा रही थी। बैक सीट से टेक लगाए अनाबिया की आंख लग गई। जब वो जागी तो गाड़ी एक झटके से रुकी थी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? अनाबिया ने घबराकर शहरोज़ से पूछा। तब वो उसे देखकर बोला कि हम गांव पहुंच चुके हैं, नीचे उतरो, पता नहीं घर वालों का रवैया कैसा होगा। शहरोज़ पीछे गाड़ी में से अपना बैग निकालने लगा। अनाबिया को शहरोज़ का रवैया समझ तो नहीं आ रहा था, मगर उसने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि वो परेशान है। ज़ाहिर है उसके वालिदैन ने शादी में शिरकत नहीं की थी तो उसे उनकी नाराज़गी का ख़याल तो होगा, मगर नाराज़ तो उसके वालिदैन भी थे। अनाबिया के दिल में ख़याल आया, लेकिन उसने अपने ख़याल को झटक दिया और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। शहरोज़ उसे लेकर अपने गाँव में बनी उस शानदार सी हवेली के अंदर दाखिल हो रहा था। सामने इस शानदार से सोफ़े पर शहरोज़ की माँ बैठी थी। उनकी सुर्ख़ो सफ़ेद रंगत और ऊंचा कद उनके कबीले की निशानदही कर रहा था। शहरोज़ यकदम आगे बढ़ा और गर्मजोशी से अपनी माँ से लिपट गया। उसके चेहरे पर पहली दफ़ा मुस्कुराहट आई थी। आ गया मेरा बच्चा, अपनी ख्वाहिश पूरी करके ले आया अपनी दुल्हन को। ज़रा मैं भी तो देखूं कौन है वो जिसके लिए तुमने हम सबके साथ लड़ाई कर लिया। शहरोज़ की माँ ने खड़े होते अनाबिया का जायज़ा लिया। वो अपनी जगह शर्मिंदा सी हो रही थी। उसने आगे बढ़कर सलाम किया और झुककर प्यार लेने के लिए अपना सर नीचे किया, मगर प्यार तो दरकिनार। शहरोज़ की माँ ने अपना एक कदम भी उसकी जानिब नहीं बढ़ाया था। शक्ल सूरत का जादू चला है, या फिर शहर की लड़कियों को और कितने हथकंडे आते हैं, हम सीधी सादी कबायली औरतों को क्या मालूम। मगर एक बात ध्यान से सुन लो शहरोज़ खान, तुम्हारा बाबा ने सख्ती से मना किया है कि ये शहर की लड़कियां कभी कबीले की औरतों के दरमियान नहीं रह सकती। जैसी खुद आवारा है, या ऐसी हमारी बेटियों को भी आवारा बना देगी। तुम्हारा जब तक जी चाहता है इसके साथ रहो, मगर यहाँ कबीले में नहीं, शहर में। जहाँ जी चाहे इसे मकान लेकर दे दो, रुपए पैसे की तुम्हें कोई कमी नहीं, और हम होने भी नहीं देंगे। मगर याद रखना, जब तक ये लड़की तुम्हारा साथ रहेगी तुम वापस कबीले नहीं आ सकते। शहरोज़ खान की माँ ने दो टोक फैसला सुना दिया था। शहरोज़ खान के चेहरे पर घबराहट के तासुरात नमूदार। माँ जान, ऐसा तो मत करें, मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। ये कबीला मेरा घर है। माना कि मैं शहर में रहता हूँ, मगर यहाँ आए बगैर मेरा गुजारा नहीं। मैं वहाँ शहर में कैसे इसे रखूँगा? हमारी कल ही तो शादी हुई है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दे माँ जान। शहरोज़ खान मज़ीद भी कुछ कहता, मगर उसकी माँ ने हाथ उठाकर इनकार कर दिया। उसका एक ही जवाब था, अगर इस लड़की को अपने साथ रखना है तो कबीले से निकल जाओ और शहर में चले जाओ। शहरोज़ खान चंद लम्हे तक उन्हें देखता रहा। अनाबिया ज़मीन में गड़ी जा रही थी। उसे नहीं पता था कि शहरोज़ क्या फ़ैसला करेगा। उसने घबराहट भरी निगाह उस पर डाली, वो उसे छोड़ देगा क्या? मगर शहरोज़ खान पलटा और उसने अनाबिया का हाथ पकड़ लिया। शादी कर चुका हूँ मैं अम्मा जान, पठान हूँ, बात से पीछे नहीं हटूँगा। मैं जा रहा हूँ इसे लेकर शहर, मेरे घर का आप सबको पता है, जब जी चाहे वहाँ आ जाइएगा। शहरोज़ ने अनाबिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर घर से निकलता चला गया। उसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमाया थे। अनाबिया उसे देख कर रह गई। उसने कितना बड़ा कदम उठाया था, वो उससे कितनी मोहब्बत
وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا، اتنی شدید کہ اس نے اپنے گھر والوں سے بھی ٹکر لے لی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور وہ صرف انابیہ کو واپس شہر کی جانب لے کر اب مڑ رہا تھا، اس کا ساتھ دینے کو۔ انابیہ کے دل میں تشکر بھرے جذبات ابھرنے لگے۔ اس ایک پل میں وہ شہروز کے احسان مند ہو گئی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ شہروز کے لیے اس نے بھی تو اپنے والدین کو چھوڑا تھا۔ اس نے اپنے بوڑھے والدین کی بیماری کا خیال کیے بغیر اس سے شادی کی تھی، تو محبت کے رشتے میں نقصان دونوں کا برابر ہوا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں اس احسان کے بوجھ تلے دبنے والی ذات صرف اسی کی ہونی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گاڑی چلتی رہی، وہ لوگ شہر جا پہنچے۔ شہر میں شہروز خان کی یہ رہائش گاہ انابیہ نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کی شاندار گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی۔ گاؤں سے آنے والی گاڑی اس نے ڈرائیور کے ہاتھ واپس بھیج دی اور انابیہ کو لے کر اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ یہ ایک شاندار سا محل تھا۔ انابیہ حیرت سے ہر ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ شہروز خان فون پر بات کرتے پھر سے گھر سے باہر نکل گیا۔ انابیہ کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا کیوں نہیں تھا، بات کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اپنے دل کے خدشوں کو زبان پر لانا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ شہروز خان تو جیسے اس میں دلچسپی ہی نہیں رکھتا۔ انابیہ بولائی پورے گھر میں پھرتی رہی۔ اسے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے جس وقت شہروز خان کی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ شاید وہ واپس آ گیا تھا۔ انابیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی سے آئینے میں دیکھ اپنے آپ کو سنوارنے لگی۔ اس نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ انابیہ نے گھڑی پر وقت دیکھا، رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ شہروز خان دروازہ کھول کر اندر آیا تو انابیہ کو دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی نظروں میں طلب واضح ہو رہی تھی۔ اس کا دن بھر کا رویہ اسے یاد تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے خفا ہو رہی تھی۔ بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے ایک دن کی دلہن کے ساتھ، جیسے شہروز خان نے کیا تھا؟ شہروز خان دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا بات ہے جان، تھک گئی ہو؟ ایک ہی دن میں دو سفر کرنا ٹھیک بھی تو نہیں، شہروز خان نے مخمور لہجے میں کہا تو انابیہ پگھلنے لگی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، انگلیاں مروڑتے اس نے شہروز خان کو بتایا تو وہ اچانک ٹھٹک گیا۔ ارے یار، میں تو بھول ہی گیا کہ تم بھی گھر میں ہو اور تم نے بھی کھانا کھانا ہے۔ میں تو باہر سے کھا کر آ گیا ہوں۔ ایسا کرو، فریج میں اگر کچھ پڑا ہے تو بنا کر کھا لو، شہروز خان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو انابیہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ آخر وہ اسے بھول کس طرح سکتا تھا؟ لیکن شہروز خان دوبارہ سے اپنے موبائل میں مگن ہو چکا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر انابیہ کو دیکھا جو ابھی تک ویسے کی ویسے کھڑی یکٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جلدی جاؤ نا یار، جو کچھ کھانا ہے کھا پی کر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، شہروز خان کے لہجے میں واضح طلب تھی۔ انابیہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں وہ شہروز کا رویہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ایک پل میں تو وہ اتنی شدتیں لٹانے لگتا تھا جیسے اس سے زیادہ محبت کرنے والا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اگلے ہی پل وہ ایسے انجان بن جاتا تھا جیسے اسے انابیہ کے وجود سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ انابیہ بمشکل اپنے آنسو روکتے فریج کا جائزہ لینے لگی۔ شدید بھوک لگی تھی۔ فریج میں دودھ اور بریڈ کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ٹھنڈے یک دودھ کے ساتھ بریڈ کے 2 سلائس کھا لیے تھے۔ کہاں ہو یار، آ بھی جاؤ، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، شہروز خان نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکتے ہوئے اسے آواز لگائی تھی۔ انابیہ نے جلدی سے گلاس دھو کر شیلف پر رکھا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ کمرے کے دروازے پر ہی شہروز خان نے اس کی کلائی تھام لی۔ کتنا انتظار کرواؤ گی؟ صبح سے تو رات ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، بے باک لہجے میں شہروز نے کہتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ انابیہ سوچ کر رہ گئی کہ دن بھر اس سے اجنبی بن کر رہنے والا انسان کیا صرف رات کے لمحات کا انتظار کر رہا تھا؟ اگلے دن صبح سویرے ہی شہروز خان گھر سے نکل گیا۔ انابیہ پورے گھر میں حیران پریشان سی پھرتی رہتی۔ گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا۔ گھر بڑا تھا۔ ایک ہی دن میں وہاں پر مٹی نظر آنے لگ گئی تھی۔ انابیہ کا کہیں دل نہ لگا تو واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر ٹی وی لگا کر دیکھتی رہی مگر اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر اپنی ماں کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک کال جاتی رہی اور پھر انہوں نے کال ریسیو کر ہی لیا آخرکار۔ اب کیوں فون کر رہی ہو؟ کیا یہ بتانے کے لیے کہ تم کتنی زیادہ خوش ہو؟ ہمیں نہیں سننی تمہارے شوہر کی امارت کی داستانیں۔ جو کچھ تم کر کے گئی ہو، اس کے بعد تمہارا باپ سخت بیمار ہو گیا۔ آئندہ کبھی فون مت کرنا مجھے تم۔ انابیہ ششدر رہ گئی تھی۔ انہوں نے فون کاٹ دیا تھا۔
वो पूरा दिन उसका वक्फे वक्फे से रोते गुजर गया था। रात भी वो बेड पर बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। जब शहरोज़ खान कमरे में दाखिल हुआ, उसे रोता देख वो चौंक गया। क्या बात है, क्या आज भी खाना नहीं खाया, इसीलिए रो रही हो? शहरोज़ खान ने पूछा तो अनाबिया ने सर उठाकर उसे देखा। नहीं, मैंने अम्मी को कॉल की थी मगर उन्होंने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया, इसीलिए रोना आ रहा है। अब्बू की तबीयत भी ख़राब है। वो एक दफ़ा फिर रोने लगी। शहरोज़ खान के चेहरे पर बेजारी भरे तासुरात फैल गए। वो तौलिया उठाकर खामोशी से वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर निकला तो गुनगुनाते हुए अनाबिया के पास बेड पर ढेर हो गया। अनाबिया ने उसे देखा जो शोक निगाहों से उसी को ही देख रहा था। शहरोज़ खान, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरे वालिदैन के घर चलें। हम एक दफ़ा उन्हें मनाने की कोशिश करें ताकि वो लोग राज़ी हो जाएं। मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। मैं उनकी नाराज़गी की वजह से बहुत सख्त परेशान हूँ। मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा। अनाबिया की बात पर शहरोज़ खान के चेहरे पर अचानक ही बरहमी नमूदार हुई। यार, क्या तुम हर वक्त वालदैन वालदैन की बात करती हो? मैंने भी तो अपने वालदैन को छोड़ ही दिया ना। अब मेरा तुम्हारे और तुम्हारा मेरे अलावा और कोई नहीं। इस बात को याद रखना। मैंने तुम्हारे लिए अपने कबीले को छोड़ दिया, रस्म और रिवाज को छोड़ दिया और किसी को शामिल किए बगैर तुमसे निकाह किया। अब तुम मेरे सामने अपने घर वालों का जिक्र करोगी और ये कहोगी कि तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तो सोचो मुझे कितनी तकलीफ़ होगी इस बात से। शहरोज़ खान की बात लंबी हो गई थी। अनाबिया को शर्मिंदगी होने लगी। वाकई वो सही तो कह रहा था। वो उसके सामने बार बार अपने घर वालों का ही जिक्र किए जा रही थी। शहरोज़ खान ने बहुत खूबसूरती से उसकी बात को टाल दिया था। फिर उसने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी बेबाकियां हर रात की तरह बढ़ने लगीं। वो हमेशा की तरह अनाबिया को और हमेशा की तरह अनाबिया ने खुद को उसके सपुर्द कर दिया। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा भी थी कि उसने शहरोज़ खान को परेशान किया। वो उससे बेहद मोहब्बत करती थी। मोहब्बत का इजहार तो शहरोज़ खान भी करता था मगर उसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ था। उसका तरीका बस यही था कि दिन भर वो अनाबिया से लाताल्लुक़ रहता मगर रात के वक्त उसकी मोहब्बतों में अचानक शिद्दत आ जाती। अनाबिया उसकी मोहब्बत में सरशार रहने लगी। उसने जान लिया था कि शायद शहरोज़ खान की मोहब्बत का यही तरीका है। घर में सहूलतों और आसाइशों की कोई कमी नहीं थी उसे। शहरोज़ खान ने फ्रिज में खूब सारा सामान लाकर भर दिया था। अनाबिया की अलमारी महंगे और बेहतरीन कपड़ों से भरी रहती। उसके दराज में कई किस्म के जेवर मौजूद थे। उसने अपने फिगर का खूब अच्छी तरह से ख्याल उसे अपने फ़िक्र का खूब अच्छी तरह से ख्याल था। वो मुतनासिब लिबास पहनती जिससे उसके जिस्म की साख नुमायाँ हो जाती। शहरोज़ खान को यही तो पसंद था, उसकी मॉडर्न लुक्स की। वो हमेशा ही तारीफ़ किया करता था। एक हफ्ता घूमते फिरते गुजर गया। शहरोज़ खान ने उसे शहर की हर वो जगह दिखाई जो उसने नहीं देखी थी पहले। शहरोज़ की मोहब्बत में भीगते दिन यूं ही पर लगा कर उड़ते चले गए। हफ्ता कब गुजरा उसे पता ही ना चला। एक सुबह वो जागी तो शहरोज़ खान घर पर नहीं था। वो शहर में अपना बिजनेस सेट कर रहा था, इसलिए आजकल थोड़ा मसरूफ़ रहने लगा था। अनाबिया मुस्कुराते हुए तैयार होने लगी। आज उसे पार्लर जाना था। कई दिन के बाद वो पार्लर गई, इसलिए सर्विस में पूरा दिन निकल गया। जिस वक्त वो शाम में घर वापस आई तो मगरिब की अजानें बुलंद हो रही थी। वो तेज़ी से घर में दाखिल हुई। आज तो शहरोज़ उसे देखकर पागल ही हो जाएगा। उसने अपने बालों में नया कलर करवाया था। नफासत से तराशे नाखूनों पर नेल पेंट लगाते वो सोच रही थी। वो लिबास बदल चुकी थी। उसने नीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी। ये साड़ी शहरोज़ ने उसे खुद जाकर दिलवाई थी। खूबसूरत बैकलेस साड़ी में उसकी दूधिया रंगत चमक रही थी। कान में नाजुक से टॉप्स पहनते अनाबिया ने घड़ी पर वक्त देखा। शहरोज़ को अब तक तो आ जाना चाहिए था। रोज़ाना तो वो इस वक्त तक आ जाता है। अनाबिया ने मुस्कुराते हुए सोचा। तभी नीचे शहरोज़ खान की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। अनाबिया के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। अनाबिया, अनाबिया कहाँ हो यार? शहरोज़ खान के पुकारने की आवाज़ें आ रही थी। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। सामने ही शहरोज़ खान मोबाइल लेकर सोफे पर बैठा था। उसकी नज़र मोबाइल पर जमी थी। अनाबिया ने उसे सलाम किया। शहरोज़ ने एक नज़र उसे देखा और सरसरी से अंदाज में वालेकुम अस्सलाम का। अनाबिया ठिठक सी गई। उसने उसकी खूबसूरती की कोई तारीफ़ नहीं की थी। उसने पहली दफ़ा ये साड़ी पहनी थी और वो बेहद हसीन लग रही थी, मगर शहरोज़ खान ने उसे इतना सरसरी तौर पर क्यों देखा था?
अनाबिया बेइख्तियार चलते 2 कदम उसके करीब हुई और तभी शहरोज़ खान ने मोबाइल से सर उठाकर उसे देखा। यार जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, आज तो दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। माशाल्लाह से कारोबार सेट हो गया, अब आने और जाने की टाइमिंग भी सेट हो गई है। कल से मैं 3 टाइम खाना घर पर ही खाया करूँगा। जल्दी से बताओ क्या पकाया। शहरोज़ खान ने बेताब होते पूछा। अनाबिया ठिठक सी गई। उसे तो याद ही नहीं था कि खाना भी पकाना है। जब से वो ब्याह कर आई थी उसने एक दफ़ा भी घर में कुछ नहीं पकाया था। हालांकि शहरोज़ खान ने पकाने का तमाम सामान लेकर एक लड़के के हाथों मंगवा कर फ्रिज में रख दिया था, मगर अनाबिया पकाती तब तो उसे पकाना आता ना। वो तो रोज़ाना अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया करती। अब शहरोज़ खान ने उससे पूछा तो सटपटा सी गई। खाना तो नहीं बनाया, मैं तो पार्लर चली गई थी, काफ़ी दिन हो गए थे ना नहीं गई थी, स्किन ख़राब सी हो रही थी और मुझे याद ही नहीं था कि खाना भी पकाना है। अनाबिया ने नॉर्मल से लहजे में कहा, लेकिन उसी वक्त शहरोज़ खान ने सर उठाकर उसे देखा। यार तुम्हें अपने लुक्स की पड़ी है और घर का हशर तो देखो। मुझे इतनी भूख लग रही है, घर में खाना नहीं, बाहर के खाने खा खा कर मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे घर का पका हुआ खाना खाना है। मेरी अम्मा घर में इतना बेहतरीन किस्म का खाना पकाती थी कि खाते हुए इंसान उंगलियां चाटता रह जाता था। जब से शहर आया हूँ मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। शहरोज़ खान ने बेसाख्ता हाथ में पकड़ा मोबाइल सोफे पर पटका था। आता ही क्या है तुम्हें, सच संवर के बैठ जाती हो। नाखून के नेल पेंट्स की तुम्हें फिक्र है, बालों के कलर की फिक्र है, लेकिन किचन में गंदे बर्तनों का ढेर लगा रहता है, वो तुम्हें नज़र नहीं आता। बेडरूम में बेड पर सोना हो तो कपड़े हटाकर लेटना पड़ता है, इतनी गंदगी होती है घर में। अभी भी ये देखो, ये तुम्हें क्यों नज़र नहीं आता। शहरोज़ खान ने आगे बढ़कर सामने रखे टेबल पर उंगली फेरी। उसके हाथ पर गर्द की एक तह सी जम गई। अनाबिया को शर्म आने लगी। ये देखो मिट्टी, लगता है तुमने कभी इस घर की सफाई करना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसने उंगली अनाबिया के सामने लहराई तो जी भरकर शर्मिंदा हुई। ऐसा नहीं था कि वो कामचोर लड़की थी और उसे घर का कोई काम करना ही ना आता था। अभी तो वो पढ़ रही थी और माँ ने कभी सख्ती से घर का कोई काम करवाया ही नहीं था। घर में मुलाजिम मौजूद थे, उसे बस अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना आता था, वही खूबसूरती जिसका शहरोज़ खान दीवाना हुआ करता था। अनाबिया की आंखों में पानी भरने लगा। अब रोना धोना बंद करो और जाओ किचन में जाकर खाना बनाओ। गोश्त और सब्जी वगैरह सब फ्रिज में रखा है, मुझे फ्रेश चिकन कढ़ाई बना कर दो। और हाँ, रोटियां भी घर में ही बनेगी, मैं बाहर से नहीं लेकर आऊँगा। शहरोज़ खान ने सख्ती से कहा और सोफे पर बैठकर दोबारा मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। अनाबिया ने साड़ी का पल्लू लपेटा और वापस अपने कमरे में चली गई। जाहिर है इस हुलिये में तो वो किचन में काम नहीं कर सकती थी ना। उसने ढीला ढाला लिबास पहना, बाल समेटे और किचन में आ गई। मुसलसल काम करते उसकी कमर दुख गई थी। तकरीबन 2 घंटे लगाकर उसने फ्रेश चिकन कढ़ाई बनाई, आटा गूंदा और रोटियां बनाई। किचन को साफ करके चमकाकर जिस वक्त वो बाहर निकली उसका अपना हुलिया बिगड़ चुका था। माथे पर पसीना नमूदार था, जिस्म में से मसालों की महक आ रही थी। खाना तैयार है, उसने शहरोज़ से कहा तो वो मोबाइल रखकर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी नज़र अनाबिया पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक नागवारी सी फैल गई जो अनाबिया ने साफ तौर पर देखी थी, मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया। अब किचन में काम करने से इंसान गंदा तो होता ही है ना, उसने खुद को तसल्ली दी। खाना टेबल पर लगाने के बाद भी वो नोट कर रही थी कि शहरोज़ खान बस मुसलसल मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करता जा रहा है। उसने लापरवाही से खाना खाया। अब बर्तन समेट कर और धोकर वापस आना। कल भी मैंने सुबह पानी पीने के लिए ग्लास ढूंढना चाहा तो सारे गंदे ग्लास सिंक में पड़े थे। शहरोज़ ने उसे टोका। अनाबिया को एक दफ़ा फिर शर्मिंदगी ने आन घेरा। शहरोज़ तो कमरे में चला गया, मगर वो दुखती हुई कमर के साथ बर्तन रगड़ रगड़ कर धोने लगी। जिन नाखूनों को आज उसने नफासत से तराश कर नेल पेंट लगाया था वो टूटने लगे। अनाबिया को अफसोस सा हुआ, मगर उसने फैसला कर लिया था कि वो अब शहरोज़ को शिकायत का मौका नहीं देगी। वैसे भी एक अच्छी औरत का काम यही होता है कि वो अपने घर की सफाई सुथराई का भी ख्याल रखे और शोहर के लिए अच्छे अच्छे खाने भी बनाए। अगर शहरोज़ ने उसे शिकायत की थी तो इसमें बुरा क्या था। अनाया अपने आप को तसल्लियाँ दे रही थी। अब दुखती कमर के साथ रात 12:30 बजे जिस वक्त अनाबिया कमरे में दाखिल हुई, शहरोज़ खान उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो जो सारा दिन अक्खड़ मिजाज बना रहा यकदम ऐसे बदला कि अनाबिया हैरान रह गई। अपनी ख्वाहिश पूरी करते वक्त वो ये भूल जाता था कि दिन भर में उसका रवैया अनाबिया के साथ कैसा था, मगर अनाबिया ने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन उसके बाद से अनाबिया ने फैसला कर लिया था कि अब वो उसे शिकायत का मौका नहीं देगी। सुबह शहरोज़ खान
कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली तो अंदर से कपड़ों का एक ढेर बाहर ज़मीन पर आन गिरा। शहरोज़ खान ने पलट कर एक नाराज़ निगाह अनाबिया की तरफ डाली। वो बोला, यार थोड़ा सा तो सलीका सीख लो, कपड़े तय करके अलमारी में रखे जाते हैं, ऐसे ठूंसे नहीं जाते। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमसे शादी करके मैं कहाँ फंस गया हूँ। मेरे कपड़े धोकर कलफ लगाकर अच्छे से प्रेस करके अलमारी में हैंग किया करो। हम इतने बड़े बड़े हो गए हैं, घर में कई मुलाजमीन मौजूद थे, मगर मेरी अम्मा जान सब बच्चों के कपड़ों और जूतों का खुद ख्याल रखती थी। अनाबिया को झुंझलाहट सी हुई थी। वो बात बात में अपनी अम्मा जान का जिक्र क्यों करने लग जाता था। अनाबिया ने उठकर जल्दी से अलमारी समेटना शुरू कर दी। शहरोज़ खान तो नाश्ता करके चला गया, मगर अनाबिया सुलगती रही। पूरा दिन उसने सफाई करके घर का कोना कोना चमका दिया था। शहरोज़ खान की पसंद का खाना बनाया, मगर पूरे दिन के दौरान उसे ज़रा भी वक्त ना मिला कि वो अपने कपड़े तब्दील करके खुद भी कुछ तैयार हो जाती। जिस वक्त शहरोज़ खान घर वापस आया तो अनाबिया को देखते ही बोला था, ये क्या हुलिया बना रखा है अपना, मासी लग रही हो बिल्कुल, और ज़रा देखो तो कितनी गंदी स्मेल आ रही है तुम्हारे अंदर से, नहाई नहीं हो क्या। शहरोज़ खान के चेहरे पर नागवारी भरे तासुरात थे। अनाबिया जी भरकर फिर शर्मिंदा हुई, नहीं शहरोज़, वो मुझे वक्त नहीं मिला। अनाबिया ने सिर्फ इतना ही कहा और खामोशी से खाना लगाने लगी। शहरोज़ खान मसरूफ़ से अंदाज में खाना खाने लगा। अनाबिया को अजीब सा महसूस हो रहा था। खाने की खुशबू से उसका दिल घबरा रहा था। उसने आज बड़ी मुश्किल से शहरोज़ के लिए खाना बनाया था। खाना बनाने के दौरान 2-3 दफ़ा उसे मतली सी महसूस हुई थी, मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया। मगर इस वक्त जैसे ही वो खाने की मेज़ पर बैठी, उसे एक ज़ोरदार उबकाई आई। शहरोज़ खान ने उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। क्या बात है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नरम चीज़ खा लेनी थी ना, सरसरी से अंदाज में कहते वो अपनी प्लेट पर झुक गया। अनाबिया खुद को संभालते कुर्सी से उठी और वॉशरूम जाना चाहती थी, मगर 2 कदम चलने के बाद ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। खाना खाता शहरोज़ खान यकदम घबरा गया, लपक कर उसके पास आया। अनाबिया निढाल होकर ज़मीन पर पड़ी थी। शहरोज़ खान ने उसे उठाया। उसकी हालत देख वो घबरा सा गया था। जल्दी से उसे गाड़ी में डालते वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। हॉस्पिटल कॉरिडोर में बैठा डॉक्टर की जानिब से किसी खबर का मुंतज़िर था, जब उसे एक नर्स ने आकर बताया कि डॉक्टर उसे अपने कमरे में बुला रही है। शहरोज़ खान अंदर गया तो डॉक्टर रिपोर्ट्स देख रही थी। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं, मगर आपकी मिसेज़ में खून की काफ़ी कमी है, इन्हें अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है, ताकत वाली खुराक खिलाएं। बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं, इसलिए ज़्यादा मेहनत वाले काम ना करवाएं, ख़ास तौर पर एक्सरसाइज वगैरह तो बिल्कुल भी ना करें। शहरोज़ हैरान रह गया था। डॉक्टर की बात पर उसे खुशगवार सी हैरत हुई थी। अनाबिया को लेकर वो घर आया तो उसने डॉक्टर की बात को पल्ले से बांध लिया था। वो उसके लिए खाने पीने की हर चीज़ लाकर घर में ढेर कर देता, लेकिन न जाने क्यों अनाबिया में उसकी कशिश खत्म होती जा रही थी। अनाबिया उसके साथ बैठकर बात करना चाहती थी। उसे मुखातिब करती तो शहरोज़ झुंझला जाता और घर से ही निकल जाता। उसे फैला हुआ घर और गंदगी से चिढ़ होती। अनाबिया की ख़राब तबीयत की वजह से अब वो घर पर तवज्जो नहीं दे पाती थी। कुछ डिप्रेशन के पड़ने वाले दौरों ने उसे हर चीज़ से बेनियाज कर दिया था। वो दिन रात बस रोती रहती। दिन ब दिन उसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ रही थी। हर गुज़रते महीने के साथ वो पहले से ज़्यादा हसास होती जा रही थी। शहरोज़ खान तो ऐसे था जैसे अनाबिया ने सिर्फ अपना बच्चा पैदा करना है। उसकी दिलचस्पियाँ बाहर बढ़ती जा रही थी। वो रोज़ खुशबुओं में नहाकर घर से निकल जाता और रात गए वापस आता। अनाबिया को अगर उसकी मोहब्बत मिलती भी तो रात के उन्हीं तारीक लम्हात में, और उसके बाद शहरोज़ खान फिर से अजनबी बन जाता। वो कई दफ़ा कबीले का चक्कर लगा आया था और उसने अपने वालिदैन को राज़ी भी कर लिया था। अनाबिया की समझ में नहीं आता था कि इस शादी में सरासर नुकसान सिर्फ उसी का क्यों हुआ था। अपने भारी भरकम वजूद को बड़ी मुश्किल से संभालते वो एक कोने से दूसरे कोने तक जाती और फिर वहीं कहीं बैठ जाती। आंसू आंखों से रवां हो जाते। उस रोज़ भी वो अपने कमरे की खिड़की में उदास नीचे रोड पर झांक रही थी, जब अचानक उसे घर के पास एक गाड़ी रुकती नजर आई। वो चौंक गई। शहरोज़ खान की गाड़ी तो न थी, लेकिन गाड़ी की फ्रंट सीट पर एक खूबसूरत और बेहद फिट लड़की बैठी थी। तुरादार सी लड़की। शहरोज़ खान जिस तरह हंसकर उससे बात कर रहा था, साफ लग रहा था कि उन दोनों के दरमियान गहरी बेतकल्लुफ़ी है। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर शहरोज़ खान ने पीछे मुड़कर एक फ्लाइंग किस लड़की की जानिब उछाली और चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लड़की गाड़ी आगे ले गई। शायद आज उसने शहरोज़ को घर ड्रॉप किया था।
अनाबिया पत्थर का बुत बनी उन दोनों के दरमियान इस हद तक बेतकल्लुफ़ी को देख रही थी, और ये बेतकल्लुफ़ी साफ जाहिर कर रही थी कि वो अरसा दराज से एक दूसरे को जानते थे। अनाबिया को अब समझ आने लगा कि शहरोज़ उससे इतना बेजार क्यों रहने लगा। उसने एक नज़र अपने बेडोल वजूद पर डाली। बढ़ता हुआ पेट, आंखों के नीचे पड़ने वाले गहरे स्याह हल्के, चेहरे पर पड़ती हुई छाइयाँ और बेरौनक बाल। आखिर उसमें ऐसा क्या था कि शहरोज़ खान उसकी तरफ मुतवज्जो होता। अनाबिया अनाबिया खाना लगा दो। अंदर आते शहरोज़ ने मशीनी अंदाज में उसे आवाज़ दी, मगर वो खिड़की के पास खड़ी आंसू बहा रही थी। अचानक ही उसने अपने दोनों हाथ उठाए और अपने आंसू पोंछ लिए। इस शहरोज़ खान पर वो शहरोज़ खान पर ज़ाहिर ही नहीं होने देना चाहती थी कि उसने उसे लड़की के साथ देख लिया। खामोशी से चलती कमरे से बाहर आई। उसने उल्टा सीधा करके खाना तैयार कर रखा था, वो ले जाकर शहरोज़ के सामने रख दिया। शहरोज़ मोबाइल हाथ में पकड़े उसको रोल करता रहा। उसने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि वो खाना क्यों नहीं खा रही। यार, बहुत बदजायका खाना बनाती हो तुम। अम्मा जान के हाथ का खाना याद आता है तो तुम्हारा ये सामने रखा खाना देखने को दिल भी नहीं चाहता। शहरोज़ खान ने बज़ाहिर मजाक में कहा, लेकिन उसके चेहरे की बेजारी कुछ और ही कह रही थी। अनाबिया खामोश रह गई। उसकी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे। चलना फिरना दूभर हो गया था। उसी रात शहरोज़ खान घर देर से आया। अनाबिया जागकर उसी का इंतज़ार कर रही थी। आज उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। वो चाहती थी शहरोज़ खान उसके साथ बैठकर कोई बात करे। शहरोज़ खान सोने के लिए उसके बराबर आकर लेटा। उसने मोबाइल अपने तकिए के सिरहाने रखा, मगर उसी पर याद आया कि वो अपनी कोई चीज़ गाड़ी में भूल आया। वो अचानक उठा और नीचे चला गया। मोबाइल का लॉक खुला हुआ था। ऊपर मैसेज की स्क्रीन नमूदार हुई। अनाबिया ने बेख्तियार मोबाइल उठाकर देखा। सामने किसी लड़की के साथ होने वाले शहरोज़ की गुफ्तगू खुली थी। अनाबिया बेख्तियार उसे पढ़ती चली गई। वो इस कदर बेबाक और खुली गुफ्तगू थी कि अनाबिया के कान की लूएं तक सुर्ख होने लगी। लड़की ने अपनी कई तस्वीर शहरोज़ को भेजी हुई थी, और शहरोज़ ने उन तस्वीर पर जिस तरह के अल्फाज कहे, अनाबिया का दिल चाह रहा था ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। ये उसका शौहर था जिसकी मोहब्बत पर एतबार करके उसने अपने घर वालों तक को छोड़ दिया था, जिसका बच्चा पैदा करने जा रही थी वो। शहरोज़ उस लड़की के साथ मोहब्बत, जीने मरने की कस्में खा रहा था और उसे बता रहा था कि उसकी बीवी किस कदर बदशक्ल और मोटी हो गई है। शहरोज़ और उस लड़की की बातों से साफ लग रहा था कि वो दोनों रोज़ाना बाहर मिलते हैं, बल्कि उनके रिश्ते की तो कोई हद ही नहीं थी। अचानक अनाबिया चौंक उठी। इन्हीं बातों में लड़की ने शहरोज़ को शादी के लिए पेशकश की हुई थी। अनाबिया बेताबी से आगे पढ़ने लगी। शायद शहरोज़ ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। भला उसको दूसरी शादी की क्या ज़रूरत थी। मगर अनाबिया ये देखकर सख्ते में आ गई कि शहरोज़ ने उससे सोचने का कुछ वक्त मांगा था और कहा था कि वो अपनी बीवी से सख्त आजिज़ आ चुका है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बहाना बनाकर उसे छोड़े। दरवाजे पर खटका हुआ। शायद शहरोज़ वापस आ रहा था। अनाबिया ने घबरा कर मोबाइल पीछे रख दिया था वापस। उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था। शहरोज़ अजनबियों की तरह बराबर में आकर लेट गया। मोबाइल उठाकर फिर से मसरूफ़ हो गया। अनाबिया ने एक नज़र उसकी पुश्त पर डाली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे दर्द की एक शदीद लहर महसूस हुई। उसके हलक से एक ज़ोरदार चीख निकली। शहरोज़ घबरा कर उसकी तरफ मुड़ा। मुझे अस्पताल ले चलो शहरोज़, शायद डिलीवरी का वक्त करीब आ गया। अनाबिया ने दर्द से कराहते कहा। बादल नखास्ता शहरोज़ उसे उठाकर अस्पताल ले गया। उस रात दर्द से तड़पते अनाबिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। शहरोज़ के चेहरे पर बेटी की पैदाइश के बाद भी कोई खुशी भरा तासुर नहीं था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अस्पताल में मौजूद था। जिस रोज़ अनाबिया अस्पताल से छुट्टी लेकर अपनी बेटी को गोद में उठाई घर आई, शहरोज़ गेट पर ही छोड़कर उसे दोबारा कहीं चला गया। अनाबिया बुझे दिल के साथ घर के अंदर आ गई। उसकी बेटी बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल उसका पर्तो। अब उसकी एक औलाद भी थी। अनाबिया ने फैसला कर लिया कि वो शहरोज़ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब यही उसका घर था। वालिदैन को तो वो पहले ही नाराज़ कर चुकी थी। अब जैसे तैसे उसे शहरोज़ के साथ ही गुजारा करना था। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता गया। अनाबिया की बेटी माह 3 साल की हो गई। शहरोज़ का रवैया उसके साथ बदतरीन हो चुका था। वो उठते बैठते उसे बाकायदा गालियाँ देने लगा, और देता भी क्यों ना, जिस खूबसूरती और फिटनेस पर वो मर मिटा था, अनाबिया के वजूद में अब वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती थी।
अनाबिया का जिस्म भद्दा और बेडोल हो चुका था। पूरा दिन घर के काम काज, बच्ची को संभालने की कोशिश में वो बेहाल हो जाती। उसे अपनी खूबसूरती पर तवज्जो देने का वक्त ही नहीं मिलता। उसकी आंखों के गिर्द मुस्तकिल स्याह हल्के पड़ने लगे थे। उसका वज़न 80 किलो से भी ज़्यादा हो चुका था। शहरोज़ उसे देखता तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता। उस रोज़ भी एक दोस्त के घर पार्टी से वो लोग वापस आए तो शहरोज़ का मूड सा ख़राब था। वहाँ सबकी बीवियाँ देखी थी तुमने, किस कदर स्मार्ट और खूबसूरत थी। 2-2 बच्चों, 3-3 बच्चों की माएँ हैं, लेकिन उन्हें देखकर किसी को लगता नहीं कि ये शादीशुदा है। और एक तुम अपने आप को देखो, 12 मन की धोबन लगती हो। एक बच्चे की पैदाइश के बाद ये तुम्हारा जिस्म किसी काबिल नहीं रहा। तुम्हें तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। अफ़सोस होता है मुझे कि आखिर मैंने तुमसे शादी क्यों की। निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, बदसूरत औरत। शहरोज़ ने एक ज़ोरदार धक्का अनाबिया को दिया। वो बेख्तियार लुढ़क कर बेड से जा टकराई। शहरोज़ बकता झकता घर से निकल चुका था। अनाबिया की नन्ही बेटी माहा अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए माँ के पास आई। अनाबिया अपने ख़यालों में गुम रो रही थी। वो चौंकी उस वक्त जब उसकी बेटी ने उसके आंसुओं को पोंछा। अचानक से अनाबिया को एहसास हुआ कि ज़िंदगी में वो इतनी भी तन्हा नहीं जितना उसने खुद को सोच लिया। उसके पास उसकी बेटी थी और आखिर वो किस लिए शहरोज़ की बातें सुन रही थी। आज तो शहरोज़ ने हद कर दी थी उसकी जसामत पर। उसने इतनी गलत बातें की थी जिन्हें सहना अनाबिया के बस की बात नहीं थी। वो उठ खड़ी हुई। आज उसने फैसला कर लिया था कि अब मज़ीद शहरोज़ की ज़िंदगी में नहीं रहेगी। उसने अपनी बेटी माहा को उठाया और खामोशी से सामान पैक करके घर से निकल आई। माँ के दरवाजे की घंटी बजाते वो सोच रही थी कि पता नहीं उसे वहाँ कोई कबूल करेगा भी या नहीं। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो अनाबिया की माँ उसे देखते शुश्तर रह गई। अगले ही पल उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। एक दफ़ा भी तुझे माँ का ख्याल नहीं आया अनाबिया? इतने साल गुजर गए, एक बार तो वापस आती। भला माँ बाप भी बच्चों से नाराज़ रहते हैं क्या? वो मुसलसल रोते हुए कह रही थी। न जाने कितनी देर वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोती रही थी। और जब खामोश हुई तो अनाबिया की माँ ने शहरोज़ का पूछा। अनाबिया ने उन्हें मुख्तसर बताया कि शहरोज़ ने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। अनाबिया की माँ खामोश सी हो गई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि शहरोज़ की मोहब्बत दिखावा है। वो सिर्फ जिस्मानी मोहब्बत का तलबगार था। लेकिन भूल जाओ उसे, ज़िंदगी सिर्फ उसी पर ख़त्म नहीं हो जाती है। अनाबिया के माँ ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और तभी अनाबिया को अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी थी। अरे अनाबिया, ये तुम हो ना? ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अनाबिया ने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा। वो उसका खालाजाद साथ था। अरे साथ तुम अमेरिका से कब वापस आए? अनाबिया ने खुशगवार हैरत से खड़े होते पूछा। साथ किस कदर हैंडसम हो गया था, मगर वो अफसोस भरी नज़र से अनाबिया को देख रहा था। मुझे तो वापस आए काफ़ी अरसा हो गया। मैंने यहाँ आकर अपना एक जिम भी खोल लिया, औरतों और मर्दों का अलग अलग। लेकिन तुम अपना सुनाओ। मैंने सुना था कि शहरोज़ खान के साथ तुमने पसंद की शादी कर लिया, लेकिन तुम्हारा हाल देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि तुम खुश हो। साथ ने शोक लहजे में पूछा तो अनाबिया खामोश रह गई। साथ को अंदाज़ा हो गया था कि बात कुछ और है। अनाबिया ने दबे अल्फाज में उसे बताया कि उसके और शहरोज़ के दरमियान इख्तलाफात की वजह से उसका बेडोल होता जिस्म और ख़त्म होती हुई खूबसूरती है। साथ चुप साधे रह गया, मगर उसने अनाबिया पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। 2 दिन यूं ही गुजर गए। अनाबिया को वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो ज़हनी तौर पर पुरसकून हो गई थी बहुत। तीसरे रोज़ अभी वो सो ही रही थी जब दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर उसने जल्दी से उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने साथ खड़ा था। शायद वो बहुत जल्दी में था। जल्दी करो, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें एक जगह पर ले जाना है। अनाबिया ने उसने अनाबिया से कहा। लेकिन कहाँ जाना है? अनाबिया ने हैरत से पूछा और पीछे मुड़कर सोती बच्ची पर निगाह डाली। उसकी फ़िक्र मत करो, खाला जानी से देख लेंगे। तुम जल्दी से मेरे साथ आओ, मैंने उनसे पूछ लिया। साद ने जल्दबाजी में कहा तो अनाबिया फ़ौरन से हाथ मुंह धोकर उसके साथ निकल आए। उसकी गाड़ी सड़कों पर तेज़ी से मोड़ काटते कहीं जा रही थी। अनाबिया ने रास्ते में कई बार पूछा, मगर साद ने उसे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक जिम के सामने रुकी। हम यहाँ क्यों आए हैं?
उसने साद से पूछा, मगर साद ने उसे कोई भी जवाब दिए बगैर अपने पीछे आने का इशारा कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वो उसे लिए जिम के अंदर मौजूद था। लेडीज सेक्शन बिल्कुल अलग था, यहाँ मर्दों को आने की इजाज़त नहीं थी, मगर साद चूँकि जिम का मालिक था तो वो कभी भी कहीं भी जा सकता था। उसने जाते ही एक ट्रैक सूट उठाकर अनाबिया को दिया। जाओ जल्दी से इसे पहन कर आओ और अपने जिस्म पर चढ़ी हुई इस मोटी चर्बी को पिघलाओ जो तुमने बिला वजह खुद पर चढ़ा रखी है। साद ने ज़रा सख्त लहजे में कहा तो अनाबिया शर्मिंदा सी होकर रह गई। समझ गई थी कि साद उसे जिम क्यों लेकर आया। वो खुद भी अपने हुलिये से सख्त परेशान थी, लेकिन बहरहाल वो ट्रैक सूट पहनकर बाहर आई। साद एक माहिर ट्रेनर था, उसने उसे कई मशीनों पर एक्सरसाइज करना सिखाई। पहले दिन वो बुरी तरह घबरा गई, मगर रफ्ता रफ्ता उसे ये सब अच्छा लगने लगा। जिस्म पर चढ़ी चर्बी की मोटी तहें पिघलने लगी और वो खुद को हर वक्त थका हुआ महसूस करती थी, जो आहिस्ता आहिस्ता अब एक्टिव रहने लगी। चंद माह की मुसलसल कोशिशों से साद ने वो मोजज़ा कर दिखाया जिसे अनाबिया तो नामुमकिन ही समझती थी। चंद महीनों की मुसलसल सख्त ट्रेनिंग के बाद अनाबिया बिल्कुल पहले की तरह दुबली पतली और स्मार्ट हो चुकी थी। उसके चेहरे की चमक लौट आई थी, बालों की रौनक बहाल हो गई और वो पहले की तरह हसीन दिखने लगी थी। अम्मी भी उसे देखती तो बलाएं लेती न थकती थीं। ये सब कुछ साद ने किया था। अनाबिया ने एक शुक्र भरी निगाह साद पर डाली जो उसकी जानिब देखते विक्ट्री का निशान बना रहा था। तुम औरतें बिला वजह ही बच्चे की पैदाइश के बाद अपना वज़न बढ़ा लेती हो। सिर्फ थोड़ी सी एक्सरसाइज और मुनासिब तवज्जो से तुम लोग सारी उम्र फिट रह सकती हो। ये बात आखिर समझ क्यों नहीं आती तुम औरतों को? वो इंतहाई नर्म लहजे में उसे समझा रहा था। अनाबिया बेख्तियार उसे देख कर रह गई। उसमें और शहरोज़ में कितना फ़र्क था। शहरोज़ जब बात करता तो यूँ लगता काट खाने को दौड़ रहा है। हर वक्त उसका लहजा तहकीर आमेज़ होता, मगर साद इतने आराम से बात करता था, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करता। उसे गाड़ी में बिठाते वक्त गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता, वापस लाता तब भी गाड़ी लेकर खड़ा रहता जब तक कि अनाबिया घर के अंदर न चली जाती। मगर जिस चीज़ ने अनाबिया को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया था वो साद का माहा के साथ रवैया था। माहा उसके साथ यूं खिलखिलाकर हंसती जैसे दुनिया में वो सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करता हो। अनाबिया हैरान रह जाती। उसने आज तक कभी शहरोज़ को माहा को गोद में उठाते नहीं देखा था, बल्कि शायद उसे तो अपनी बेटी के चेहरे के खतो खाल भी याद नहीं होते। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी की रूटीन में सेट हो चुकी थी। उसने बाबा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उस रोज़ भी वो ऑफिस में बैठी कुछ फाइलें चेक कर रही थी जब उसे साद की कॉल आई। जल्दी आओ, मुझे अपने लिए कुछ शर्ट्स पसंद करनी है, मगर समझ नहीं आ रहा कौन सी लूँ। अनाबिया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में अनाबिया को अपने साथ शामिल कर लिया करता। अनाबिया उठ खड़ी हुई। उस वक्त वो जीन्स और ऑफिस शर्ट में मलबूस थी। उसकी फिटनेस कमाल की हो गई थी। गाड़ी में बैठकर वो उस मॉल तक पहुंची जहां पर वो इंतज़ार कर रहा था उसका। साद उसे लेकर मॉल के अंदर चला गया। मुख्तलिफ शॉप्स में घूमते हुए वो दोनों साद के लिए शर्ट ढूंढ रहे थे जो कि मिल ही नहीं पा रही थी, और तभी मर्दाना सेक्शन में खड़े एक शर्ट का बाजू उठाकर देखते हुए अनाबिया चौंक उठी। रैक के दूसरी जानिब शहरोज़ खड़ा था और उसे हैरान निगाहों से देख रहा था। अनाबिया के हाथ से शर्ट छूटकर नीचे जा गिरी। शहरोज़ लपक कर उसके पास आया। उसने सर से लेकर पैर तक अनाबिया का जायज़ा लिया। ये तुम हो अनाबिया? नामुमकिन, तुम्हारा वज़न कहाँ गया? तुम तो पहले से भी बढ़कर हसीन हो गई हो। उसके लहजे से टपकती हवस ना सिर्फ अनाबिया को महसूस हुई बल्कि साद ने भी बहुत अच्छे से उसका अंदाज़ा लगा लिया था। शायद उसने पहचान लिया था कि यही वो शहरोज़ है। वो जानता था कि अनाबिया अब तक शहरोज़ के निकाह में। वो खामोशी से पलटकर दूर जा खड़ा हुआ। अनाबिया ने एक नफ़रत भरी निगाह शहरोज़ पर डाली और कहा, अगर तुम प्यार और मोहब्बत भरे रवैये से मुझे वज़न कम करने का कहते ना तो मैं ज़रूर कर लेती, मगर तुम्हारी बेजारी तो मुझसे थी, मेरे वज़न से नहीं। अनाबिया ने नफ़रत से जवाब दिया और पलटकर जाने लगी। शहरोज़ ने लपक कर उसका बाजू थाम लिया। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अनाबिया, प्लीज़ वापस लौट आओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बाबा जान ने मुझे कबीले से बेदखल कर दिया और शहर में अकेले मुझसे नहीं रहा जाता। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वो सर से लेकर पैर तक अनाबिया को बार बार देखता, मुसलसल उसे वापस आने का कह रहा था। अनाबिया उसे देख कर रह गई और तभी शहरोज़ ने उसकी दुखती रग पर हमला किया। माहा का सोचो अनाबिया,
बाप के बगैर आखिर उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? तुम सिर्फ अपना सोच रही हो और शायद ये जो तुम्हारे साथ आया, जो तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है। शहरोज़ की आवाज़ में हसत था। अनाबिया झुंझला गई। बकवास मत करो, मेरा खालाजाद है और माह की फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। उसने अपना हाथ छुड़वाया और साथ की सिम जाने लगी, मगर उसे अपने पीछे शहरोज़ की आवाज़ सुनाई दी। मेरा वही नंबर है, मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा। साद ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। अनाबिया ने उसे चलने का कहा। दोनों मॉल से बाहर निकल आए। साद गैर मामूली हद तक खामोश हो गया था। अब वो अनाबिया के फैसले का इंतज़ार कर रहा था। अनाबिया खामोशी से घर चली गई। वो पूरी रात उसने गोया कांटों पर बसर की थी। बार बार अपनी बेटी का चेहरा देखती, उसके जहन में शहरोज़ के अल्फाज गूंज रहे थे। वो बच्ची नहीं थी, जानती थी कि साद उसे पसंद करता है। कल ही तो मामा ने उसे बताया कि साद उससे शादी करना चाहता है और उसने मामा के ज़रिए अनाबिया से पूछने के लिए भी कहा था। रात न जाने किस तरह गुजरी। अगली सुबह वो माह को उठाई सीढ़ियों से उतरकर नीचे जा रही थी जब उसे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ साद नज़र आया। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया, मगर अनाबिया मुस्कुरा भी नहीं सकी। साद के मुस्कुराते होंठ सिमट गए। शायद उसने फैसला कर लिया, ये शहरोज़ के पास पलट जाएगी। उसके जहन में पहली सोच यही आई थी। अनाबिया साद के साथ आकर बैठी और अपना मोबाइल सामने टेबल पर रख दिया। वो साद से कुछ कहने वाली थी जब अचानक साद की कॉल उसके मोबाइल पर आने लगी। साद ने मोबाइल नंबर देख लिया था। वो एकदम से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। शायद अनाबिया ने लौट जाने का फ़ैसला कर लिया था। साद ने अमेरिका में अपने दोस्त का नंबर मिलाया और उसे अपनी टिकट्स बुक करने के लिए कहा था। अंदर अनाबिया फ़ोन पर शहरोज़ से बात कर रही थी। साद घर से निकलने ही लगा था जब अचानक उसे अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी। रुको साद, वो अनाबिया की आवाज़ थी। साद ने हैरान होते मुड़ कर देखा। अगर उसने जाने का फ़ैसला कर लिया था तो मुझे जाने से क्यों रोक रही है? अनाबिया मुस्कुराते साद के पास आ रही थी। उसने गोद में उठाई माह को साद की जानिब बढ़ाया। साद ने मुस्कुराते हुए माह को गोद में ले लिया। यूं वो खिलखिलाने लगी जैसे अपनी मनपसंद जगह पर आ गई हो। अनाबिया मुस्कुरा दी। क्या मेरी बेटी को बाप का प्यार दोगे साद? अनाबिया के सवाल पर साद यकदम चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा और उसे जब समझ आया तो एकदम उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट बिखरी। तुमसे जुड़ी हर चीज़ मुझे अजीज़ है और ये तो फिर माह है, इसमें तो मेरी जान बसती है। साद ने मुस्कुराते हुए कहा तो अनाबिया भी खुले दिल से मुस्कुरा दी। उसे याद आया, थोड़ी देर पहले शहरोज़ ने उसे गिड़गिड़ाते हुए वापस आने का कहा था, मगर उसने कह दिया था कि तलाक के कागजात उसके घर भिजवा दिए गए हैं क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहती है, और वो भी साद से। जवाबन शहरोज़ ने उसे एक मर्तबा फिर खूब मिन्नतें की थी, मगर अनाबिया उसकी असलियत अब पहचान चुकी थी। अब दूसरी दफ़ा धोखा खाने के हक़ में हरगिज़ नहीं थी। अनाबिया ने मुस्कुराते हुए साद की जानिब देखा। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसका इंतखाब दुरुस्त था, और वो भी 100%।